नमस्कार मित्रों आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेज में स्वागत है। मित्रों, हम सभी इसके पिछले वीडियो में हम सभी ये वर्णों का उच्चारण स्थान सीख चुके थे। तो आइए उसको रिवाइज करते हैं, थोड़ा उसको दोहरा लेते हैं कि वर्णों का उच्चारण करने में मुख के अंदर यानी मुख के भीतर के जिस अवयव की सहायता ली जाती है उसे संबंधित वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। तो मित्रों, वर्णों का उच्चारण करने में मुख के अंदर यानी मुख के भीतर जिस अवयव की अर्थात जिस भाग की सहायता ली जाती है उसे संबंधित वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी कि मुख के भीतर ये जो जीभ है वर्णों का उच्चारण करने में कुछ भागों को स्पर्श करती है और जिस भाग को स्पर्श करती है तो उससे संबंधित जो भी वर्ण निकलता है उसे ही उच्चारण स्थान कहते हैं। तो आइए अब यहाँ पर आप सभी अपनी कॉपी पेन ले करके ये 3 कॉलम बना लीजिए। एक व्याकरण के मूल सूत्र, उच्चारित वर्ण और उच्चारण स्थान, ये 3 कॉलम हो गए। अब इसमें आइए पहला सूत्र देखते हैं और इसको सीखते हैं। अकुह विसर्जनीयानां कंठः, अकुह विसर्जनीयानां कंठः। तो आप सभी भी मेरे साथ इसका उच्चारण करें ताकि यह सूत्र आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। अकुह विसर्जनीयानां कंठः उच्चरित वर्ण हैं अ आ क वर्ग यानी क ख ग घ अंग, ह तथा विसर्ग और इसका उच्चारण स्थान है कंठ। दूसरा सूत्र है इचुयशानां तालुः, इचुयशानां तालुः, इचुयशानां तालुः, इचुयशानां तालुः। मित्रों, इसका उच्चरित वर्ण है इ च वर्ग यानी च छ ज झ य और स, इसका उच्चारण स्थान है तालु। तीसरा सूत्र है ऋटुर्षाणां मूर्धा, ऋटुर्षाणां मूर्धा। आप सभी मेरे साथ बोलिए ऋटुर्षाणां मूर्धा, ऋटुर्षाणां मूर्धा, ऋटुर्षाणां मूर्धा। इसका उच्चरित वर्ण है रि री ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ ड़ र तथा स, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो मूर्धा मित्रों यहाँ मुख में कहाँ पाया जाता है? तो आप र का उच्चारण करेंगे तो यह जीभ हमारी जिस भाग को स्पर्श करती है वही हमारा मूर्धा होता है। जैसे र उच्चरित करते हैं तो यहाँ पर जहाँ पर हमारी जिह्वा स्पर्श करती है जिस भाग को, वही भाग हमारा मूर्धा होता है। चौथा सूत्र है ऋतुलसानां दन्ताः, ऋतुलसानां दन्ताः, ऋतुलसानां दन्ताः। इसका उच्चरित वर्ण है ऋ त वर्ग यानी त थ द ध न ल और स, इसका उच्चारण स्थान है दंत। अगला सूत्र है ऊपूपधमानीयानामोष्ठौ,
ऊपू पद्मानीयानामोष्ठौ, ऊपू पद्मानीयानामोष्ठौ, ऊपू पद्मानीयानामोष्ठौ। इसका उच्चरित वर्ण है उ ऊ, प वर्ग यानी प फ ब भ म। उपधमानीय वर्ण ये प और फ होते हैं। तो मित्रों यहाँ पर ये आपका अर्ध विसर्ग है। क्या है? अर्ध विसर्ग। ये अर्ध विसर्ग है और ये भी अर्ध विसर्ग ही है। इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अगला सूत्र है यमंगणनानां नासिका च, यमंगणनानां नासिका च, यमंगणनानां नासिका च। इसका उच्चरित वर्ण है य म अंग ड़ और न। इसका उच्चारण स्थान है नासिका। अगला सूत्र है एदयतोः कंठतालुः, एदयतोः कंठतालुः, एदयतोः कंठतालुः, एदयतोः कंठतालुः। इसका उच्चरित वर्ण है ए अय और इसका उच्चारण स्थान है कंठ तालु। अगला सूत्र है ओदवतोः कंठोष्ठम्, ओदवतोः कंठोष्ठम्, ओदवतोः कंठोष्ठम्। इसका उच्चरित वर्ण है ओ औ और इसका उच्चारण स्थान है मित्रों कंठ ओष्ठ। अगला सूत्र है वकारस्य दन्तोष्ठम्, वकारस्य दन्तोष्ठम्। इसका उच्चरित वर्ण है व और इसका उच्चारण स्थान है दंत ओष्ठ। अगला सूत्र है नासिकानुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। मित्रों जब हम इसका विच्छेद करके पढ़ते हैं तो यहाँ पर हो जाता है नासिका अनुस्वारस्य और जब संधि करके पढ़ते हैं तो हो जाता है नासिका अनुस्वारस्य। तो इसका उच्चरित वर्ण है अनुस्वार। ये अनुस्वार है जो किसी स्वर के ऊपर लगता है। इसका उच्चारण स्थान है नासिका। अगला सूत्र है जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्। इसका उच्चरित वर्ण है ये क ख। ये जिह्वामूलीय कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? जिह्वामूलीय कहे जाते हैं। मित्रों यहाँ पर भी ये विसर्ग ही है, अर्ध विसर्ग ही है। जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब ये प और फ के पहले लग जाता है, ये अर्ध विसर्ग जब ये प और फ के पहले लग जाता है तो इसको उपधमानीय बोलते हैं। और जब यही विसर्ग, यही अर्ध विसर्ग जब क और ख के पहले लग जाता है तो इसे ही जिह्वामूलीय कहते हैं और इसका उच्चारण स्थान है जिह्वामूल। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों के उच्चारण के लिए 8 स्थान हैं। ये कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है उरह, दूसरा है कंठ, तीसरा है सिर, चौथा है जिह्वामूलम और पांचवा है दंत और छठवां है नासिका और सातवां है ओष्ठ और आठवां है तालु।
अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कण्ठः शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। इसको मित्रों और भी एक दूसरे तरीके से भी गा सकते हैं, आपको जो पसंद हो उस तरीके से गाइएगा। आइए उसको भी सुनाते हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कण्ठः शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कण्ठः शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। इसके बाद मित्रों यहाँ पर जो आपको ये संशय उत्पन्न हो रहा होगा कि यहाँ कंठ और ओष्ठ में औ की मात्रा क्यों नहीं हुई है, दंत और ओष्ठ में क्यों नहीं हुई है, तो इसका सूत्र है ओत ओष्ठयोः समासे च। इसका सूत्र है ओत ओष्ठयोः समासे च। इस सूत्र से, यह एक व्याकरणिक सूत्र है और इस सूत्र से जहाँ पर ये ओष्ठ शब्द ओ और ओष्ठ के बीच में जहाँ पर ये संधियाँ होती हैं तो यहाँ पर एक पररूप आदेश हो जाता है। जो पहले स्वर में जो पहले शब्द में जो स्वर निर्धारित होता है तो वही स्वर उसमें लग जाता है। जैसे यहाँ पर कंठ धन, यहाँ पर कंठ धन ओष्ठम है, कंठ धन ओष्ठम है, तो यहाँ पर अ धन ओ आ गया और यहाँ पर होना चाहिए था इसके हिसाब से वृद्धि संधि, लेकिन यहाँ पर जब ये ओष्ठ शब्द आ जाता है तो यहाँ पर ये अव न हो करके यहाँ पर पररूप संधि हो जाती है यहाँ पर, और ये ओष्ठ बन जाते हैं फिर से। तो यहाँ पर कंठोष्ठ हो गया है और ये दंतोष्ठ हो गया है। तो अब जब वृद्धि संधि हो जाता है तो यहाँ पर हो जाता है कंठोष्ठम, कंठोष्ठम। तो यहाँ पर ये सभी विकल्प से हो जाते हैं। एक ये कंठोष्ठम भी हो जाता है और कंठोष्ठ भी हो जाता है। तो इस तरह से ये सभी हो जाते हैं। और मित्रों यहाँ पर ये जो नासिका च यहाँ पर कहा गया है, तो नासिका च किस लिए कहा गया है, क्योंकि ये सभी य म अंग ड़ और ये न, ये इन सभी वर्णों का दो दो जगह से ये सभी वर्ण उच्चरित होते हैं। जैसे अभी इय का तो है तालु, इय का है नासिका, इय का हो गया नासिका, और म का, ये म का हो गया ओष्ठ, और अंग का हो गया कंठ, ड़ का हो गया मूर्धा, और न का हो गया दंत। तो इस तरह से यहाँ पर ये नासिका च कहने का उद्देश्य था कि ये जो वर्ण हैं इय म अंग ड़ और न, तो इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है, और जो इतने यहाँ पर हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इन सभी वर्णों का भी इसमें उच्चारण स्थान
सभी वर्ण उच्चारित होते हैं अर्थात बोले जाते हैं। और मित्रों यहाँ पर ये जो इसको याद करने की ट्रिक की बात की गई है, तो याद कैसे करें इसको? वेरी सिंपल है, अर्थात बहुत ही आसान है। यहाँ पर एक सूत्र हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कु चू टू तू पू। अब कु का अर्थ है क वर्ग, और चू का अर्थ है च वर्ग, टू का अर्थ है ट वर्ग, तू का अर्थ है त वर्ग, और पू का अर्थ है प वर्ग। मित्रों ये सभी कु चू टू तू पू ये उदित वर्ण कहे जाते हैं, उदित वर्ण कहे जाते हैं। कु चू टू तू पू ये उदित वर्ण कहे जाते हैं। अब ये उदित वर्ण इन सभी सूत्रों में यहाँ पर स्थित हैं। देखिए, कु चू टू तू पू। अगर हम इन सभी वर्णों को याद रखते हैं, कु चू टू तू पू, तो ये हमारा सूत्रों का क्रम बिल्कुल सही रहेगा, कु चू टू तू पू। और मित्रों दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हमने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि स 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि एक स ये है, और एक स ये है, और एक स ये है। तो इस स को, इस स को और इस स को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं तालव्य, इसको तालव्य स बोलते हैं, इसको मूर्धा स बोलते हैं, इसको मूर्धा स बोलते हैं, और इसको दंत्य स बोलते हैं। तो इस स को तालव्य स, इस स को मूर्धा स और इस स को दंत्य स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तालव्य स, ये जो स है इसका उच्चारित वर्ण, क्योंकि ये स ताल से उच्चारित होते हैं, ताल से बोले जाते हैं, इसलिए इसे तालव्य स बोलते हैं। और इस स को मूर्धा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह स मूर्धा से उच्चारित होता है, मूर्धा से बोला जाता है, इसलिए यहाँ पर इसे मूर्धा स बोलते हैं। और इस स, ये जो स है, इस स को दंत स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दंत से उच्चारित होते हैं, अर्थात दांत के सहारे बोले जाते हैं। तो अब ये स, ये तीनों स का भी हम क्रम देखते हैं तो भी हमारे सूत्र क्रम से हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए स है, इचो ईसा नाम तालुह में ये स है, और यहाँ भी स है, और यहाँ भी स है। ये स तीनों स क्रम से आए हुए हैं। तो इचो ईसा नाम तालुह के इस स को ध्यान में रखेंगे, और ऋतुल साणाम में ये मूर्धा स, और ऋतुल सानाम में दंत्य स। तो आइए मित्रों एक बार फिर से इसको हम बोल लेते हैं। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, इचुयसा नाम तालुः, ऋतुर्साणाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंताः, उपपधमानीया नाम ओष्ठौ, यमंगणना नाम नासिका च, एदयतोः कंठतालुः, ओदवतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, नासिका अनुस्वारस्य, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। तो यहाँ पर अगर आप ये इन 11 सूत्रों को याद कर लेते हैं तो प्रत्येक परीक्षा में इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाता है। और अगर आपको ये सभी सूत्र याद हो जाते हैं तो आपको ये उच्चारित वर्ण और ये उच्चारण स्थान अपने आप ही याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सारे वर्ण और ये उच्चारण स्थान सब सूत्र के अंतर्गत ही स्थित होते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए अकुह विसर्जनीया नाम कंठ जो कहा गया है,
तो अ है। अ से तात्पर्य है कि अ का जो स्वर्ण होता है अ, आ और कु, ह, विसर्ग, ये सभी उच्चरित होते हैं कंठ से। तो यहाँ पर ये बतला दिया गया है। और यहाँ पर ई, इचुए शानाम तालुह में ई, चू, य और स यहाँ पर तालु से बतला दिया गया है। और ऋटुर साड़ाम मूर्धा में रि, री, टू यानी ट वर्ग, र और स उच्चारण स्थान इसका मूर्धा बतला दिया गया है। ऋतुल सानाम दंताह में री, त वर्ग और ल और स इसका उच्चारण स्थान है दंताह, ये बतला दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर री का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर एक ही री का उच्चारण किया हमने। और यहाँ पर उपु पधमा निया नाम ओष्ठों में उ, प वर्ग यानी प, फ, ब, भ, म और उपधमानीय मिल करके यहाँ पर दीर्घ संधि हो गया है। तो पु और ये उपधमानीय मिल करके यहाँ पर दीर्घ संधि हो गया है। और यानी कि उ, प वर्ग और उपधमानीय इन सभी का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। और इय यमंगणना नाम नासिका च में इस सूत्र में इय, म, अंग, ड़ और न यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान नासिका भी बतलाया गया है। च का तात्पर्य और यानी और से अर्थ है कि और भी, ये सभी भी ऊपर के जो भी उच्चारण स्थान बतलाए गए हैं ये सभी भी इसमें आ जाते हैं। और ए दयतोह कंठ तालुह में यहाँ पर ए, और इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु से इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। और ओ दवतोह कंठोष्ठम में ओ और औ आ जाता है और इसका उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ। और वकारस्य दंतोष्ठम में यहाँ पर व और यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ। नासिका अनुस्वारस्य में यहाँ पर नासिका में बतलाया गया है कि ये अनुस्वार, नासिका के सहारे ये अनुस्वार का उच्चारण होता है। और जिह्वा मूली यस्य जिह्वा मूलम में कि जिह्वा मूलीय वर्णों का यानी क और ख जिनके पहले ये अर्ध विसर्ग स्थित हैं तो ये जिह्वा मूलीय कहे जाते हैं और इनका उच्चारण स्थान है जिह्वा मूल। अब इसके बाद यहाँ पर विसर्ग को एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि ये विसर्ग किसे कहते हैं, क्योंकि हमने पहले भी वीडियो में बतलाया था आपसे। अभी फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पर तो किसी स्वर के ऊपर किसी स्वर के आगे लगने वाले क्रमशः ऊपर नीचे के दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। तो मित्रों इसका उच्चारण स्थान, ये जो विसर्ग है जिस पर आश्रित, यह अपने आश्रित वर्ण के ऊपर, जिस वर्ण के ऊपर आश्रित होगा उसी के अनुसार इसका उच्चारण स्थान होगा। कैसे, आइए देख लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पर रामः में लिखा गया तो यहाँ पर आ रहा है। अगर आपको ये भी नहीं क्लियर हो रहा है तो आइए हम इसको भी क्लियर करते हैं कि जब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो आधा ये हलंत र बन जाता है और यहाँ पर आ हो जाता है और फिर यहाँ पर हलंत म और फिर ये अ। अब यहाँ पर ये जो अ आया है तो इसी अ के ऊपर, इसी अ के आगे यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है। यानी कि ये विसर्ग किसी स्वर के आगे लगने वाले क्रमशः ऊपर नीचे के दो बिंदुओं को कहते हैं। जैसे यहाँ पर अ में लग गया, रामः के इस अ पर लग गया। अब यदि हरिः कह दें, क्योंकि यहाँ पर रामः में अ था इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। लेकिन अब यहीं पर यदि हरिः में लग गया है तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। आइए पहले वर्ण विच्छेद के माध्यम से समझ लेते हैं कि यहाँ पर
ये हलंत ह हो जाएगा। फिर इसके बाद अ धन र धन ई, फिर इसके बाद यहाँ पर विसर्ग आ गया। तो यहाँ पर ये देखिए कि ई के बाद यहाँ विसर्ग आ गया है, तो इसका उच्चारण स्थान यहाँ पर तालु हो जाएगा। तो इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि हम भानुः में देखें, तो भानुः में देखें तो यहाँ पर हलंत भ धन आ धन, ये हलंत न धन उ आ जाता है और फिर इस पर विसर्ग लगा है। तो मित्रों कहने का आशय ये है कि जब किसी स्वर के आगे लगने वाले क्रमशः ऊपर नीचे के दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं, और जब यह विसर्ग जिस स्वर पर आश्रित होगा उसी के अनुसार इसका उच्चारण स्थान भी परिवर्तित होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर रामः में अ पर लग गया तो इसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया, हरिः में ई पर लग गया तो इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, और यहाँ भानुः के ऊ में लग गया तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। तो हमको ये आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए अब इसके बाद हम परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे अब इसको भी समझ लेते हैं। तो अब हम इसके बाद समझते हैं कि पेपर में यहाँ एग्ज़ाम में किस तरह से आपसे पूछेगा। तो एग्ज़ाम में यहाँ पर पूछा जाएगा कि ई का उच्चारण स्थान बताइए। तो अगर हमने यहाँ पर ई लिख दिया, चाहे ह्रस्व लिखा या दीर्घ लिख दिया, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। तो आप यहाँ उच्चरित वर्ण में देख लीजिए, चाहे यह ई पूछे चाहे इस ई का उच्चारण स्थान पूछे तो आप तालु बताएंगे। और यदि आपसे च पूछ लिया गया कि इस च का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो यहीं पर यह भी च वर्ग है यानी च आ गया, तो इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान तालु लिख देंगे। और यदि आपसे री का पूछ लिया गया, तो मित्रों यहाँ पर तो सबसे पहले री बनाने नहीं आता कुछ लोगों को, तो आइए पहले री को बनाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, और फिर इसके बाद ऐसे एक बार इसमें मोड़ देंगे और यहाँ पर ऐसे कर देंगे। तो ये हमारा री हो गया। अब इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर आपको सूत्र याद है तो यहाँ पर ऐसे कह देंगे कि ऋटुर साड़ाम मूर्धा। तो अगर री है, ट है या ट वर्ग है, ट ठ ड ढ ड है, र है या स है, तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। और फिर यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे मूर्धा। अब हम पूछते हैं कि ये प का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो प का उच्चारण स्थान यहाँ पर ओष्ठ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प वर्ग है, प फ ब भ म, तो यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब अगर आपको यह सूत्र याद है तो यहाँ पर ऊपू पधमानिया नाम ओष्ठव के माध्यम से ही यहाँ पर हम पू को देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर प वर्ग है और इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो आप सभी को ये सभी वर्णों का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा पेपर में, यानी कि किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसी तरह से इन सभी को याद करके ऐसे लिख सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ पर इसमें यदि आपको यह सूत्र याद है अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, तो यहाँ पर अ है कु, और यहाँ पर कु से अर्थ है इसका क वर्ग से, तो यहाँ क ख ग घ अंग हो गया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ख इसके अंतर्गत ही आ गया है तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ।
तो यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान लिख देंगे कंठ। और जैसे अगर आपसे कोई भी वर्ड आपसे कहीं भी से भी पूछ सकता है, तो आप अगर जैसे पूछ लिया गया र, तो र का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो यहाँ पर र का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो आपको याद करने की ज़रूरत, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर आपको ये सूत्र याद हो गए हैं तो आप बड़े ही आसानी से यहाँ पर र समझ जाएंगे कि ऋतु रसाणाम मूर्धा, कि र आ रहा है तो ये इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होगा। और यहाँ पर लिख देंगे आप मूर्धा। अगर आपसे ऐसे पूछ दिया गया कि न का उच्चारण स्थान बताइए, कि न का क्या उच्चारण स्थान होगा इस न का, तो आइए देखते हैं कि किस सूत्र में है ये न। तो न का उच्चारण स्थान देखिए कि यमंगणना नाम नासिका च, तो यहाँ पर ये उच्चारण स्थान इसका नासिका से भी होगा। अगर दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक पहला है नासिका और यहाँ पर नासिका के बाद यहाँ पर यदि दंत भी दिया गया है तो इसका उच्चारण स्थान दोनों ही होगा, नासिका भी होगा और दंत भी होगा। क्योंकि ये मंगणना नाम नासिका च सूत्र में यहाँ पर च है, तो इसका उच्चारण स्थान दो जगहों से होगा। एक होगा ये दंत से हो जाएगा और एक नासिका से भी हो जाएगा। और इसी तरह से यदि आपसे अंग का पूछ लिया गया, अंग का पूछ लिया गया, तो आप नासिका से भी बताएंगे, नासिका से भी बताएंगे और कंठ से भी बताएंगे। अगर ऑप्शन में दोनों होता है, यदि उभव होता है तो आप उभव लगाएंगे कि नासिका और कंठ उभव। यदि एक ही ऑप्शन में है, यदि कंठ है तो कंठ लगाएंगे, नासिका है तो सिर्फ नासिका को ही लगाएंगे। और इसी प्रकार से ये ड़, अगर ड़ का उच्चारण स्थान पूछ लिया तो ड़ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका भी उच्चारण स्थान दो तरीके से किया जाएगा। एक तो नासिका के सहारे किया जाता है और एक किया जाता है ये मूर्धा के सहारे। तो देखिए यहाँ पर भी ड़ है और यहाँ पर भी ड़ है, तो एक नासिका है और एक मूर्धा के अंतर्गत यहाँ पर ये ड़ आ जाता है। तो इसका उच्चारण स्थान दो तरीके से किया जाएगा, एक नासिका से और एक मूर्धा से। तो इसी तरह से मित्रों आप सभी को पूरा ये सूत्र याद रखना है। और यदि आपको ये सूत्र याद हो गए तो ये उच्चारित वर्ण और उच्चारण स्थान अपने आप ही याद हो जाएंगे। और इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको आपको समझने की थोड़ी आवश्यकता है। ये जो 5 वर्ड हैं इनका उच्चारण स्थान दो तरह से किया जाएगा, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको। अब जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया छ का, तो मित्रों सबसे ज़्यादा पूछता है कि छ का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको इसमें खोज लेना है कि छ कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए छ मिल गया और इसका उच्चारण स्थान तालु है, तो यहाँ पर लिख देंगे तालु। आशा है कि मित्रों जो अभी तक हमने आप सभी को ये वर्णों का उच्चारण स्थान और इसके सूत्रों को बतलाया और उच्चारित वर्ण एवं उच्चारण स्थान को बतलाया गया, और आप सभी को ये सभी चीज़ें बड़ी ही सुगमता से समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।